तो हम लोग पढ़ रहे थे मेथड कॉलिंग, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोग मेथड कॉलिंग का कंसेप्ट देखे अच्छे से, किस तरीक़ा से मेथड कॉल होता है, मेथड कॉल करने का नेसेसरी चीज़ें क्या होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ देखिए। क्लास के अंदर जो मेथड होता है वो दो नेचर का होता है, एक स्टैटिक नेचर का, एक नॉन स्टैटिक नेचर का मेथड आप रख सकते हो, क्लियर है। तो मेथड कॉल करना है स्टैटिक मेथड तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो जाता है, और अगर आपको मेथड कॉल नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो देन आपका वो किसके थ्रू कॉल होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। ये सारा चीज कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है हम लोग का। अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे कि क्लास के अंदर जो मेथड है वो और किस किस तरीका से कॉल होता है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेथड कॉलिंग का कुछ और कंसेप्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे, चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो हम सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको अभी रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक क्लास बनाए ABC, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन रख रहे हैं void if1 फंक्शन, ठीक है। ये कोई आर्गुमेंट लेने वाला मेथड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कोड हम लिख देते हैं system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे कोड लिख देते हैं, यहाँ पे हेलो आई एम F1, ऐसे कुछ कोड सिंपल से लिख दीजिए, जिससे पता चल जाए कि F1 का कोड क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से हम एक और फंक्शन रख लेते हैं इन टाइप का रिटर्न करने वाला, फंक्शन का नाम F2। अब यहाँ पे लिख लेते हैं system.out.println, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है भाई, हेलो, ठीक है, आई एम F2, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एक और फंक्शन रख लेते हैं, क्लास को बंद कर लिए, यहाँ पे एक फंक्शन रख लेते हैं void f3, ठीक है, void f3। और इसको दो आर्गुमेंट देते हैं, इंट ए टाइप का, एक इंटीजर टाइप का ए और इंटीजर टाइप का बी। चलो अब यहाँ पे लिखे system.out.println, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं कि तुम अपना भाई आर्गुमेंट जो तुम्हें मिला उसको वैल्यू को से प्रिंट करा लेना। तो यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू प्लस ए को प्रिंट करा ले, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करा ले यहाँ पे इस तरीका से वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू प्लस किसको प्रिंट करा ले, बी का वैल्यू प्रिंट करा ले। चलिए अब यहाँ पे तीन मेथड हम इस क्लास के अंदर क्या कर लिए, रख लिए। अब हम इस मेथड को, इस क्लास के मेथड को हमें कॉल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लास रख लें, क्लास मेन, ये क्लास मेथड डेमो। अब यहाँ पे मेथड डेमो हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि मेरा फाइल का जो नाम है ना, वो फाइल का नाम है मेथड डेमो.जावा, और मेन मेथड हम इसी क्लास के अंदर रखेंगे, क्लियर है। अब इसी क्लास के अंदर हम क्या रखेंगे, मेन मेथड को रखेंगे, क्लियर है। अब इसलिए जो क्लास का नाम होता है, जो मेन मेथड क्लास का नाम होता है, जैसे आपके प्रोग्राम में मान लो 10 अलग अलग क्लासेस है, लेकिन आप अपने फाइल का नाम उसी नाम से सेव कीजिएगा जिसमें मेन मेथड हो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेथड को कॉल करना जरूरी है, और मेन मेथड किस क्लास में है ये बताना जरूरी होता है, इसलिए वहां पे हम लोग उसी क्लास का नाम देते हैं रन करवाते समय, एग्जीक्यूट कराते समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। अब हमें F1 को कॉल करना है, या F2 को कॉल करना है, F3 को कॉल करना है। अब तीनों के तीनों मेथड क्लास के अंदर क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तीनों को कॉल करने के लिए, क्योंकि आपके पास स्टैटिक रहता था, क्लास के नाम के थ्रू क्या हो जाता है, कॉल हो जाता। जैसे यहाँ पे हमने लिखा, तो ABC क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाया, O1 इक्वल टू न्यू ABC, ठीक है, देखिए बन गया। अब यहाँ पे हम लिखे O1 डॉट, ठीक है, हमने क्या लिखा, O1 डॉट F1 कॉल किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कॉल हो जाएगा, ठीक है। हम लिखे O1 डॉट F2, ये भी आराम से कॉल हो जाएगा, क्योंकि दोनों मेथड आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। लेकिन हम लिखे O1 डॉट F3, इसमें एरर जनरेट करेगा, क्यों, क्योंकि ये आर्गुमेंट ले रहा है कितना, दो आर्गुमेंट, हम इसमें एक भी आर्गुमेंट नहीं पास कर रहे हैं। नाम तो सही यूज किए हैं, लेकिन जो आर्गुमेंट जितना ले रहा है, जिस टाइप का ले रहा है, उतना आर्गुमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, जब आप उसको कॉल करेंगे तब। बात समझे। तो हम यहाँ पे हम आर्गुमेंट दिए 12 और 33 दे दिए। अब यहाँ पे कॉल होगा, देखो सबका तीनों का इंस्ट्रक्शन क्या कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा, क्योंकि तीनों मेथड को आपने क्या किया, कॉल किया है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं एग्जीक्यूट करा के। हम लोग आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, CMD, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग अपने ड्राइव में चल जाए, हाँ डी ड्राइव में मेरा फाइल है, CD जावा प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जावा, और क्या है मेरा पास, फाइल का नाम मेथड डेमो डॉट जावा। देखिए यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे एक मिसिंग है क्या भाई, एक सेमी कॉलन, हमें सेमी कॉलन नहीं, एक मेरे पास ब्रैकेट मिसिंग आ रहा है, वो चल के देख लो पहले कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपन है
यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रहा है भाई, क्लास भी बंद है, क्लास ABC ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कोड यहाँ भी है, यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, बस एक प्रॉब्लम है कहीं पे भी नहीं, ठीक है। यहाँ भी मेन है, मेन ओपन है, क्लोज है, ऐसे और कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे इधर उधर कहीं पे है क्या? नहीं। तो एरर को थोड़ा सा देखो पहले कि क्या आ रहा है, ठीक है, देख लो पहले एरर कहाँ पे दे रहा है। एरर मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओके, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट का एरर है। एरर पढ़ो तब जाके समझ में आता है कि भाई एरर कर क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे ये इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एरर आने से आप एक चीज़ और सीख जाओगे, ये इंटीजर टाइप का और इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है। सिर्फ हम यहाँ पे सिंपली एक कोड लिखे हैं इसके अंदर प्रिंट करना का, ये वैल्यू इससे रिटर्न नहीं ले रहे हैं। तो जब भी वो वॉइड के अलावा कोई भी टाइप का फंक्शन होगा, ठीक है, तो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग का एरर आ रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, रिटर्न, क्लियर है, रिटर्न, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं। मान लो हम यहाँ पे रिटर्न करवा दिए 0 को, बस अब इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा क्योंकि आपने रिटर्न स्टेटमेंट को मिस कर दिया था ना। और जब रिटर्न टाइप है फंक्शन का, मेथड का, तो आपको रिटर्न देना पड़ेगा, क्लियर है। जब हम आपको वो सम मेथड का डिफिनेशन दे रहे थे तो वहाँ रिटर्न करवा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ये छूट गया था। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं आगे। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आ जाओ, देखो आपके रन कर गया ना तीनों के तीनों कोड। देखो यहाँ पे A का वैल्यू 12, अब B का वैल्यू 33। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो, अब आ जाओ कि अगर हम यहाँ पे आर्गुमेंट एक ही दिए और जबकि F3 मेथड कितना आर्गुमेंट ले रहा है, F3 मेथड आर्गुमेंट जो ले रहा है ना, वो टोटल आर्गुमेंट कितना ले रहा है, वो 2 ले रहा है, और हम पास कितना किए, एक आर्गुमेंट। यहाँ पे फिर से इधर आ जाएगा, फिर से देख लो, यहाँ पे करके देख लेते हैं भाई ऐसा है क्या। देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो मेथड F3 इन क्लास ABC कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। यहाँ देखो, यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे लिख रहा है रिक्वायर्ड इंट, क्लियर है। और यहाँ पे फॉन्ट सिर्फ इंटीजर हो रहा है, फॉन्ट क्या हो रहा है, सिर्फ इंटीजर फॉन्ट हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। तो आपके पास एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट लिस्ट में डिफरेंट है, ठीक है। अभी हम आपको ये भी बताएंगे कि एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होता है, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या होता है, ये भी हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो यहाँ पे आपको वैल्यू आपको देना पड़ेगा। 2 आर्गुमेंट ले रहा है तो 2 आर्गुमेंट वैल्यू दीजिए, आप उसे नहीं दीजिएगा तो कॉल नहीं होगा। एक चीज और नोटिस करो, F2 फंक्शन रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का वैल्यू 0, हम रिसीव नहीं किए हैं। कॉलिंग मेथड, जो मेन मेथड कॉलिंग मेथड है जो कॉल कर रहा है, हम रिसीव नहीं किए। तो इस केस में बात को समझो, इस केस में तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम आपको बताए थे ना कि कॉलिंग करते समय अगर आप रिटर्न वो कर रहा है, आप डेटा रिसीव नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, नाम और आर्गुमेंट में अगर गलती कर दोगे तो दिक्कत है, क्लियर है। चलो, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अगर आपको रिसीव करने का मन है तो किस टाइप का रिटर्न कर रहा है, इंटीजर टाइप का, तो आप इसको इंटीजर टाइप के वेरिएबल में क्या कर लो, रिसीव कर लो। यहां पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे हम x इक्वल टू लिख लेते हैं, रिसीव कर ले, x का वैल्यू देखो प्रिंट कर लो, x का वैल्यू 0 प्रिंट करेगा क्योंकि रिटर्न 0 कर रहा है। जो रिटर्न करेगा वो वहां पे क्या करेगा, प्रिंट करेगा। चलो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करके अब इसको भी रन करा के देख ले क्या कि x में सही में आया है, 0 प्रिंट कर रहा है, x का वैल्यू देखो आ रहा है ना, x का वैल्यू 0 प्रिंट किया ना, क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है अच्छे से। तो अब यहाँ पे देखो, जो रिटर्न करेगा वही आपको, जो रिटर्न करेगा वैल्यू वही आपको रिसीव होगा। बात समझे। जैसे अगर हम यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न करवाते हैं x का वैल्यू कि भाई आप हमें 5 रिटर्न कर दो, तो अब x में कितना रिटर्न करके देता, अब x जो रिसीव कर रहा है F2 का वैल्यू x में, वो कितना रिटर्न करके देता, समझे। तो यहाँ पे रिटर्न करके वो देता क्या, यहाँ पे 5 रिटर्न करके देगा। देखो आ गया, ठीक है। तो आप फिर देख रहे हो किस तरह से रिटर्न कर रहा है। रिटर्न वाला चीज आपके ऊपर है कि भाई आपको रिसीव करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको रिसीव करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कॉलिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, कि आपका मेथड का नाम और मेथड का क्या, आपके पास आर्गुमेंट, ये दोनों कभी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितना आर्गुमेंट ले रहा है उतना आर्गुमेंट आपको पास भी करना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। अब इसके पास एक मेथड है, यहाँ पे स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे F4 मेथड है। अब चलो यहाँ पे हम कोड एक लिख देते हैं, system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे println, और यहाँ पे हम लिख दे क्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो, ठीक है, I am F4, ऐसा कुछ कोड हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे समझो, अब इस मेथड को कॉल करने के लिए आप दोनों उपाय लगा सकते हैं। आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो क्लास के नाम के थ्रू भी कॉल हो जाएगा। देखो हम यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ O1, तो यहाँ लिखे O1 डॉट, यहाँ पे क्या लिखे F4, ये भी कॉल होगा। और आप अगर ऐसे भी लिखोगे कि क्लास का नाम ABC डॉट F4,
तो आपके पास ऐसे भी कॉल हो जाएगा, ये देख लो। क्लियर है? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे करके यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देख लो, आ गया ना। दोनों तरीका से कॉल हो रहा है ना। तो स्टैटिक मेथड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल हो जाता है, और बात समझे, और नहीं तो क्लास के नाम के थ्रू भी कॉल होता है। देखो दोनों बार कॉल हुआ, o1.f4 किए तो हेलो आई एम f4 उसके अंदर का इंस्ट्रक्शन रन किया, और हेलो आई एम f4 फिर रन किया abc डॉट हम f4 किए तो भी। क्लियर है? तो यहां भी समझ में आ रहा होगा कि स्टैटिक मेथड क्लास से बाहर, ठीक है, क्लास से बाहर वो कॉल हो जाता है कब? ऑब्जेक्ट के थ्रू भी और क्लास के नाम के थ्रू भी। चलो अब यहां पे बात करते हैं कि सर इस मेथड को, ठीक है, अब हम चाहते हैं कि मेन मेथड के लिए अलग क्लास नहीं रखें, ठीक है, हम यहां पे मेन को हटा देते हैं, मेन भी हम उसी क्लास के अंदर रखना चाहते हैं। मतलब अब मेरे पास इस प्रोग्राम में एक ही क्लास है, इसका नाम है क्या? मेथड डेमो, मेथड डेमो, और मेन मेथड भी इसी क्लास के अंदर हम बना देते हैं, इसी क्लास के अंदर। अब प्रॉब्लम यहां पे 2-3 चीज है। पहला सुनो, यहां पे क्लास के अंदर मेथड को कॉल करना है, मेन भी उसी क्लास का मेंबर है। पहले मेन दूसरे क्लास का मेंबर था, तो क्लास से बाहर मेथड को कॉल करने के लिए स्टैटिक और नॉन स्टैटिक का रूल रेगुलेशन आपको बताएं। अब क्लास के अंदर अगर हम मेथड को कॉल करेंगे ना, तो अब देखो क्लास के अंदर मेंबर जो होता है उसको कॉल करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, वो आराम से कॉल हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि मेंबर है ना, एक ही मेंबर है। F1 को कॉल करेगा F2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब F3 को कॉल करेगा F2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम कब आता है? क्लास के अंदर जो मेथड स्टैटिक है, ठीक है, क्लास के अंदर मेथड जो स्टैटिक है और वो अपने क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना चाहता है। जैसे मेन तो ऑलवेज स्टैटिक होता है, क्लियर है, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे रखा हुआ है मेन स्टैटिक होता है। अब मेन स्टैटिक है, वो F1 को कॉल करेगा, F2 को कॉल करेगा, F3 को कॉल करेगा। क्या ये पॉसिबल है कॉल होना? ठीक है, क्योंकि एक रूल है, उप्स आप पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा एक रूल है क्या, कि स्टैटिक मेथड जो क्लास का होता है ना, वो अपने क्लास का सिर्फ स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है बिना ऑब्जेक्ट का। किधर है बात समझे? स्टैटिक मेथड जो क्लास का होता है वो अपने क्लास का सिर्फ स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता है, नहीं तो बाकी का मेथड वो कॉल नहीं होगा। बाकी का मेथड कहता है भाई, बाकी का मेथड स्टैटिक मेथड कहता है कि तुम मेरा मेंबर ही नहीं हो, ठीक है। रियली में स्टैटिक मेंबर क्लास का ओरिजिनल मेंबर नहीं होता है, ठीक है। ये सब उप्स में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पे समझो, तो अब देखो हम यहां पे F4 को कॉल किया डायरेक्टली बिना ऑब्जेक्ट बनाए। क्यों? मुझे क्या लगा भाई क्लास का मेंबर दोनों है, आराम से कॉल होगा। बाहर क्लास से बाहर कॉल करना तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ता है ना, और क्लास के अंदर ही कॉल करना है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास आराम से कॉल हो जाएगा। F4 भी स्टैटिक है, मेन भी स्टैटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पे आराम से कॉल हो जाएगा, इसको रन करा के देखो। यहां पे यहां आ जाओ, देखो यहां पे आ गया ना, हेलो आई एम F4 आया। अब यहां पे समझो, लेकिन अगर हम जैसे ही हम कॉल करते हैं किसको? F1 को कॉल करते हैं, किसको? F1 है नॉन स्टैटिक, और आपका मेन क्या है? स्टैटिक है। और स्टैटिक मेथड को राइट सिर्फ किसको कॉल करने का? डायरेक्टली अपने स्टैटिक मेथड को, दूसरे स्टैटिक मेथड को क्लास का, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या ये भी कॉल हो जाएगा क्या? चलो देखते हैं कॉल करके। यहां पे देखो आ गया ना एरर, देखो नॉन स्टैटिक मेथड F1 कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कंटेक्स्ट। देखो यहां पे एरर को पढ़ो, है ना, यहां पे कंपाइलेशन का फेल्ड हो गया, क्लियर है। अब यहां पे समझो इसका मतलब क्या हुआ, कि नॉन स्टैटिक मेथड को स्टैटिक मेथड अपने क्लास के अंदर कॉल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब इसका दो उपाय, या तो उस मेथड को कॉल करना तो उस मेथड को भी स्टैटिक बना दो, जैसे F1 को ही कॉल करना तो F1 को स्टैटिक बना दो, तो आराम से कॉल कर लेगा मेन, दोनों स्टैटिक हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या फिर क्लास का ऑब्जेक्ट इसी क्लास के अंदर बना के कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर ऑब्जेक्ट के थ्रू तो कोई भी मेथड आराम से कॉल हो जाता है। तो अब यहां पे दूसरा उपाय क्या है, कि आपको अपने क्लास का ऑब्जेक्ट इसी क्लास के अंदर क्या करना होगा? बनाना होगा, ठीक है। हम बना दिए मेथड डेमो, क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम MD रख दिए, न्यू मेथड डेमो, क्लियर है, न्यू मेथड डेमो, क्लियर है। इस तरह से ऑब्जेक्ट बना दिए हम यहां पे, क्लियर है। अब यहां लिखेंगे MD.F1, आराम से कॉल होगा, क्लियर है। यहां पे देख लो करके MD.F1 को कॉल किए हैं, आराम से वो क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। देखिए यहां पे आ गया ना, कॉल हुआ कि नहीं हुआ? उसी तरीका से अब आपका बाकी का मेथड जो नॉन स्टैटिक मेथड है वो आराम के थ्रू क्या किया जाता है? आराम से कॉल किया, F2 को भी कॉल किया जा सकता है, F3 को भी कॉल किया जा सकता है, क्लियर है। यहां पे आप F2 को भी कॉल कीजिए, MD.F2, ये भी कॉल हो जाएगा, क्योंकि F2 भी क्या है? नॉन स्टैटिक है, क्लियर है, ये समझ लो, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और बता रहे हैं, अब सुनो यहां पे, ये तो हुआ हम बताया कि क्लास के अंदर जो मेथड है वो स्टैटिक है, तो और वो नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहा है, तब कैसे कॉल करेंगे पता चल गया। लेकिन मान लो कि मेरे पास एक मेथड और है अपने क्लास में,
व्हाट F5 मेथड है, ठीक है। F5 मेथड जो है वो कॉल कर रहा है F1 को। अब देखो F5 क्या है, F5 क्या है, नॉन स्टैटिक। F4 क्या है, नॉन स्टैटिक। सॉरी, F1 क्या है, नॉन स्टैटिक। F2 क्या है, नॉन स्टैटिक। तो कोई यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा भाई तुम भी मेरे मेंबर हो, हम भी तुम्हारे मेंबर हैं, दोनों एक ही क्लास का मेंबर हो गया, तो आराम से बिना ऑब्जेक्ट बनाए हुए क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। हम यहाँ पे F1 को कॉल किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समझे, आराम से कॉल हो जाएगा। ये F2 को भी कॉल कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन F5 को मेन कॉल नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि F5 क्या है, नॉन स्टैटिक। तो इसको मेन को कॉल करना है अगर F5 को, तो क्या करना होगा, समझे, क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करेगा वो, बात समझे ना, क्लास का ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लेगा। और यहां पे देखो, तो यहां पे कॉल कर लेते हैं, तब ना पता चलेगा कॉल किया कि नहीं किया F1 F2 को, F5 फंक्शन, F5 मेथड कॉल किया नहीं किया, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे F5 मेथड को हम कॉल कर लेते हैं मेन में। अब देखो मेन ने कॉल किया F5 को, और हम F5 के थ्रू किसको कॉल करवाए, F1 और किसको, F2 को कॉल करवाए। यहां देख लो करके, यहां पे इसको करके देख लेते हैं, यहां पे आ जाओ, हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। देखो आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि रूल किसके लिए है, स्टैटिक है तब, ऐसे रूल नहीं है, ठीक है। रूल किसके लिए है, स्टैटिक है तब आपके पास रूल है, ऐसे रूल नहीं है। क्लियर है, स्टैटिक है तो वो अपने क्लास का स्टैटिक मेथड को ही डायरेक्टली कॉल कर पाएगा बिना ऑब्जेक्ट का। अगर आपके क्लास में ही दोनों मेथड है, कॉलिंग मेथड भी उसी क्लास में है और कॉल्ड मेथड भी उसी क्लास में है, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझे। तो ये चीज होता है मेथड कॉलिंग का बेसिक कंसेप्ट, किस तरीका से मेथड कॉल होता है, बात समझे। जहां पे आप देख क्या पा रहे हो कि अलग अलग टाइप को मेथड को किस तरह से हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और समझो, यहां पे एक चीज और हम आपको बता दें, आर्गुमेंट के टाइप के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर दें। देखो यहाँ पे, जैसे कि मान लो सपोज करो कि मेरे पास एक मेथड है, रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप का, क्लियर। और यहाँ पे हम मेथड लिए क्या, सम, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक आर्गुमेंट लिया a और एक आर्गुमेंट लिया b, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, आइए दोनों को सम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इन टाइप का एक वेरिएबल ले लिए x, और यहाँ पे x इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे रिटर्न करवा दिए किसका वैल्यू, x का वैल्यू, क्लियर है, आराम से। अब इस मेथड को मुझे कॉल करना है, तो मेन मेथड रख लेते हैं। अब मेन मेथड को इसी क्लास के अंदर रखें, अब वो है बेचारा क्या, नॉन स्टैटिक। अब मेन क्या स्टैटिक, तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे रख लेंगे हम मेथड डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए, इक्वल टू न्यू मेथड डेमो, ठीक है, मेथड डेमो करके ऑब्जेक्ट बना लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिख दें हम, md डॉट, क्या लिखे हम, md डॉट, और यहाँ पे हम मेथड कॉल किए किसको, सम को, और सम मेथड कॉल कर रहे हैं और आर्गुमेंट दिया, मान लो यहाँ पे, समझो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, मेरे पास दो वेरिएबल है, मान लो सपोज करो यहाँ पे वेरिएबल है n1 और एक वेरिएबल है n2, ठीक है। n1 में वैल्यू है मेरे पास कितना 34, और n2 में वैल्यू है मेरे पास कितना 89, ठीक है। हमें इस दोनों डेटा का सम चाहिए, तो यहाँ सम को हम पास कर दिए, n1 n2 को पास कर दिए। अब यहाँ पे समझो, अब सम मेथड को कौन कॉल किया, मेन मेथड, तो मेन क्या हुआ, कॉलिंग मेथड, मेन क्या हुआ, कॉलिंग मेथड। अब कॉलिंग मेथड जो डेटा भेजता है कॉल्ड मेथड को, क्लियर है, कॉलिंग मेथड जो डेटा भेजता है कॉल्ड मेथड को, उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट, क्लियर है। तो यहां पे जो क्या हुआ, n1 है और n2 जो हुआ एक्चुअल आर्गुमेंट हुआ, एक्चुअल आर्गुमेंट, क्लियर है, बात समझे। और n1 और n2 का वैल्यू a और b क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो a और b क्या हुआ, फॉर्मल आर्गुमेंट, क्लियर है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट वो डेटा होता है, वो वैल्यू होता है, बात को समझिए, जो आप भेजते हैं, जिस मेथड को कॉल कर रहे हैं उस मेथड को आप अपना डेटा जो भेजते हैं वो हो गया एक्चुअल। और जिस डेटा, समझे अबे, और वो डेटा को कॉल्ड मेथड जिस वेरिएबल में रिसीव करता है, जैसे यहां पे a और b है, तो यहां पे क्या हुआ, a एंड b इज क्या, फॉर्मल, a एंड b इज फॉर्मल, ये फॉर्मल आर्गुमेंट हुआ, बात समझे। तो ये आपका एक्चुअल आर्गुमेंट हो गया और एक आपका फॉर्मल आर्गुमेंट हो गया, क्लियर है सबको, समझे, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट। अब यहां पे समझो, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए कभी। अगर एक्चुअल फॉर्मल आर्गुमेंट दो है, दोनों इंटीजर है, तो आपको भेजना पड़ेगा दो इंटीजर, बात समझे। अगर वो तीन इंटीजर होता, तीन भेजना पड़ता। अगर एक इंटीजर एक फ्लोट होना चाहिए, नहीं तो आप जैसे ही देखो थे, हम जब वहां पे कॉल किए थे किस मेथड को, मतलब F4 मेथड को,
क्लियर? तो उस केस में F4 या F3 मेथड को, तो उस केस में क्या हुआ था, समझे? उस केस में क्या हुआ था कि भाई वो दे रहा था ना कि फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट में मिसमैच हो गया है, वो 2 आर्गुमेंट ले रहा था, हम एक भेज रहे हैं। तो कॉलिंग के समय आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो आपको ये समझ में अब अच्छे से आ गया होगा कि किस टाइप के मेथड को कैसे कॉल किया जाता है, समझे? और किस तरह से हम लोग मेथड को यूज करते हैं। मेन बेनिफिट मेथड का यही होता है कि भाई आप उसको जितने बार चाहो उतने बार यूज कर सको, समझे? मेन बेनिफिट यही है। आपको अपने प्रोग्राम में अगर फैक्टोरियल देख रहे हो कि 3-4 जगह पे अलग अलग फैक्टोरियल निकालना है, तो आराम से क्या कर लो, फैक्टोरियल के लिए एक मेथड बना लो, उसको जब चाहो जब यूज कर सकते हो। इवन सेम प्रोग्राम में, इवन डिफरेंट प्रोग्राम में, ठीक है? डिफरेंट प्रोग्राम में करने के लिए आपको अपने मेथड को किसी क्लास का पार्ट तो बनाते ही बनाते हो, क्लास को किसी पैकेज का पार्ट बना, खुद का जो अपना पैकेज होगा, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे उप्स के बाद कि पैकेज खुद का अपना कैसे बनता है, समझे? अब देखो यहां तक एकदम क्लियर हो रहा है अच्छे से, ठीक है? अब बात करते हैं कि मेथड कितने तरह का होता है, समझे? अब यहां पे ये भी बात कर ले थोड़ा। देखो यहां पे मेथड जो है ना, यहां पे टाइप्स ऑफ मेथड का अगर बात करें, यहां पे टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ मेथड का अगर बात करेंगे ना, तो मेथड 2 तरह का। एक मेथड जो होता है वो होता है क्या, प्री डिफाइंड मेथड, ठीक है ना, बिल्ट इन मेथड जिसको बोलते हैं, समझे? बिल्ट इन मेथड जो पहले से बना हुआ है, प्री डिफाइंड है, ठीक है? और एक मेथड होता है यूजर डिफाइंड मेथड। क्लियर है? यूजर डिफाइंड मेथड जिसको हम लोग खुद बनाते हैं। एक मेथड कौन सा हुआ, बिल्ट इन मेथड, में प्री डिफाइंड मेथड जिसको बोल सकते हैं आप प्री डिफाइंड। क्लियर है? अब प्री डिफाइंड मेथड क्या होता है, ऐसा मेथड जो लैंग्वेज के द्वारा बनाया हुआ है, पहले से बनाकर डाला हुआ है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड। हम लोग को प्री डिफाइंड मेथड को सिर्फ कॉल करना होता है, उसको ना डिक्लेरेशन और डिफिनीशन नहीं देना होता है, बात समझे? हमें उससे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जैसे बहुत सारा प्री डिफाइंड मेथड आप यूज करते हैं और यूज करते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज करते हो इनपुट लेने के लिए मेथड कौन सा, ठीक है? नेक्स्ट इंट यूज करते हो, तो नेक्स्ट इंट हम लोग का मेथड नहीं ना है, ये हम लोग क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्लोट मेथड है, ये हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? इंट ये नेक्स्ट मेथड है, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है? और ये सारा के सारा मेथड कहां है, स्कैनर क्लास के अंदर, ठीक है? कहां है, स्कैनर क्लास के अंदर, बात समझे? तो हम लोग को देखो, तो हम लोग को पता करना होता है कि स्कैनर क्लास के अंदर ये मेथड किस नेचर का है। अगर नॉन स्टैटिक है तो क्लास के नाम के थ्रू ही कॉल हो जाएगा, और अगर नॉन स्टैटिक नहीं, अगर नॉन स्टैटिक है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और अगर आपका मेथड क्या है, स्टैटिक है, तो क्लास के नाम के थ्रू कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या बताए थे, स्कैनर क्लास के पास ये सब जितना भी मेथड है वो सब के सब नॉन स्टैटिक है। तो जब भी हम लोग को इस मेथड को कॉल करना होता है, तो याद है ना, हम लोग स्कैनर क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। स्कैनर क्लास का क्या बनाए, ऑब्जेक्ट। किस तरह से बनाते हैं, और ये सी डॉट लिखते हैं नेक्स्ट इंट, याद करो, ऐसे नहीं लिखते हैं, इस तरीका से। क्लियर है? तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, समझ ना? तो ये सब प्री डिफाइंड मेथड हुआ। जैसे POW मेथड, ठीक है, सब प्री डिफाइंड हुआ ना। क्लियर है? ये सब प्री डिफाइंड है, हम लोग सब यूज करते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए कौन सा मेथड था, लेंथ मेथड। क्लियर? ये सब प्री डिफाइंड है, बात समझे? इसे आपको कैर एट मेथड, ये सब प्री डिफाइंड। ये सब मेथड कहां था, स्ट्रिंग क्लास के अंदर में, ठीक है? तो तब ना स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट तो इस मेथड को क्या करते थे, कॉल करते थे, ठीक है? s1 डॉट कैर एट 0, s1 डॉट लेंथ, ये सब कॉल करते थे, नहीं कॉल करते थे? और कॉल करते थे तो आर्गुमेंट ध्यान में रखते थे हम लोग कि भाई कैरेट मेथड कितना आर्गुमेंट ले रहा है, लेंथ मेथड कितना आर्गुमेंट ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये सारा हम लोग ध्यान रखते थे ना। तो सारा मेथड आपको बताओ सब बिल्ट इन मेथड था, प्री डिफाइंड। उस सबको सिर्फ हम लोग को कॉल करना है, उस सबके बारे में सिर्फ पता करना है कि कौन सा मेथड का काम क्या है। आपको कुछ बनाना नहीं है, बात समझे? आपको खुद से कुछ नहीं बनाना है, ठीक है? और यूजर डिफाइंड मेथड, जहां पे मेथड का डिक्लेरेशन, मेथड का डिफिनीशन और मेथड का कॉलिंग आपको खुद से करना है, ठीक है? प्री डिफाइंड मेथड में सिर्फ कॉलिंग करना है हम लोग को अपने से, ठीक है? और यूजर डिफाइंड मेथड डिक्लेरेशन डिफिनीशन भी हम लोग को खुद से करना है। जैसे हम लोग सम मेथड बनाए, उसको हम लोग डिफाइन किए, ठीक है? फैक्टोरियल मेथड बनाए, उसको हमको डिफाइन किए, बात समझे? खुद से आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसको कॉल भी करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। तो अगर कोई पूछे कि प्री डिफाइंड मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड में क्या अंतर है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि प्री डिफाइंड मेथड को सिर्फ यूजर प्रोग्रामर कॉल करता है, उसका डिफिनीशन और डिक्लेरेशन सब ऑलरेडी लैंग्वेज के द्वारा बनाकर दे दिया जाता है।
हर एक लैंग्वेज के पास अपना प्री डिफाइंड मेथड्स होता है प्रोग्रामर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, हम लोग उसको यूज करते हैं। और यूजर डिफाइंड मेथड में डिक्लेरेशन भी, उसका डिफिनीशन भी हम लोग को खुद लिखना पड़ता है और कॉल भी करना पड़ता है। कॉल तो किसी भी मेथड को करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको? इसी को बोलते हैं यूजर डिफाइंड मेथड। जैसे हमको कोई बोला यूजर डिफाइंड मेथड बनाओ, एक मेथड बनाओ फैक्टोरियल निकालने का, तो हम एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि मेथड कहां रहता है जावा में, क्लास के अंदर। क्लास का नाम कुछ भी रख लिए, मान लीजिए क्लास का नाम एबीसी रख दिए, और यहाँ पे इन टाइप का में रख लिए, मेथड का नाम रख लिए फैक्ट, और इसको एक आर्गुमेंट दिए कि भाई तुमको एक नंबर देंगे इंडिया टाइप का, उसका तुम फैक्टोरियल निकाल इसके अंदर कोड लिख देंगे। अब इसका डिक्लेरेशन भी, डिफिनेशन भी हम लोग खुद किए। ये हो गया कौन सा मेथड? यूजर डिफाइंड मेथड। क्या हो गया? यूजर डिफाइंड मेथड। अब हमको इसको कॉल करेंगे, कॉल करने के एबीसी क्लास का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या? क्योंकि ये मेथड क्या हुआ? एकदम सिमिलर है। तो यही चीज, यही प्री डिफाइंड मेथड का सारा क्लासेस, सारा प्री डिफाइंड क्लासेस और पैकेज सब जावा खुद बना दिया है। और हम लोग अपना बनाते हैं, तो हम लोग अपना क्लासेस बनाते हैं, अपने क्लासेस के अंदर अपना मेथड रखेंगे, यूजर डिफाइंड मेथड को रखेंगे। ये चीज हुआ, समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से? ये होता है प्री बिल्ट इन मेथड और यूजर डिफाइंड मेथड का कंसेप्ट। क्लियर है? तो समझ में आ रहा हो क्लियर से अच्छे से? तो मेथड दो तरह का होता है। क्लियर है? यहां तक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको अच्छे से अब मेथड कॉलिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया हो, किस तरीका से मेथड कॉल होता है। ठीक है, आपको मेथड कॉल करना अच्छे से सिखा दिया। बस इतना ध्यान रखना, जब भी मेथड को कॉल करना है तो उसका नाम और उसका आर्गुमेंट ये कभी मिसमैच नहीं होना चाहिए, एज वेल एज वो किस क्लास में है ये भी आपको ध्यान रखना है, और वो अपने क्लास में नेचर उसका क्या है, स्टैटिक है या नॉन स्टैटिक। बस इतना ध्यान रख लोगे ना, तो आपका प्रोग्राम में मेथड का कंसेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आराम से कॉल कर लो, आराम से मेथड बना दो। जो कोड आप अब मेन में लिखते थे वही कोड आप किस में लिख दो, बात समझे? आराम से लिख लो किसमें, मतलब कि मेथड बना के उसको जब चाहो जब कॉल कर लो, जितने बार चाहो उतने बार कॉल कर सकते हो। यही मेन चीज होता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक आपको मेथड कॉलिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से कॉल करते हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेथड को यूज करके कुछ प्रोग्रामिंग कर लेंगे, तो और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मेथड यूज किया जाता है और कब किया जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।